हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए जिन लोगों का ज्योग्राफी है बहुत कम दिन बचा है। 12 तारीख को डेट है, आप लोग को पता ही होगा कि 12 को ज्योग्राफी का पेपर है। और इसके बाद जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें पीजीटी ज्योग्राफी के सीट हैं एंड अभी यूपी टेट का भी आया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, एपीएस, सीटेट, यूपी टेट और यूपीएससी एंड एफइन दैट केवीएस भी। तो जो पीजीटी या टीजीटी किसी के लिए भी कर रहे हैं तो इनके ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक ही वीडियो में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और उस सभी को आपको बताया है। तो आप इसको अंत तक देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक से रहता ही रहता है। तो आप फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। क्योंकि मैं आप लोगों को ऑल टीचिंग एग्ज़ाम एंड इवन देन मंथली करेंट अफेयर का भी आप लोगों को करवाती हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो आप शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का है। तो जो लोग यूजीसी नेट ज्योग्राफी जिनका है या जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी ज्योग्राफी, यूपी टेट में जिनका पीजीटी ज्योग्राफी या टीजीटी में है, तो उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। क्योंकि देखिए, ये जो विश्व के स्थानांतरशील कृषि है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप देखना उठा के, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें रहता ही है। तो क्या नाम है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रे रे जो है ये किस क्षेत्र का स्थानांतरण कृषि है, तो ये वियतनाम एवं लाओस के स्थानांतरण कृषि का नाम है रे। मालागाशी का जो स्थानांतरण कृषि वहाँ पे जो होता है उस पद्धति का क्या नाम है, टावी। मालागाशी टावी। ओके। कांगो, जिसको जेरी नदी घाटी क्षेत्र में है ये कांगो, तो वहाँ का जो स्थानांतरण कृषि होता है उसको मशोले कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मशोले। उसके बाद देखते हैं, देखिए भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश। तो ये भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में फैंग कहते हैं। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में क्या कहते हैं, फैंग। पश्चिमी अफ्रीका में लोगन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पश्चिमी अफ्रीका में, मेरे साथ बोलिए, लोगन। पश्चिमी अफ्रीका लोगन। ओके। मैक्सिको में क्या कहेंगे, कोनूल कोमिले। क्या कहेंगे, कोनूल कोमिले। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम जियो एजुकेशन गुरु है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके, क्योंकि मैं ऑल टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराती हूँ आपको। देखिए यूकाटन, ठीक है, यूकाटन एवं ग्वाटेमाला। क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये ऐसे पूछ दिया कि मिल्पा जो है वो कहाँ का स्थानांतरण कृषि है। यूकाटन एवं ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पश्चिमी अफ्रीका और ग्वाडेलूप। तो आपको पता होना चाहिए किसका है, यूकाटन एवं ग्वाटेमाला तो का है। मिल्पा कहाँ का है, मिल्पा यूकाटन एवं ग्वाटेमाला का है। तो देखिए मिल्पा कहाँ पे, यूकाटन एवं ग्वाटेमाला में मिल्पा कहते हैं। ग्वा ग्वाडेलूप ग्वाडेलूप में स्थानांतरण कृषि को इचाली कहते हैं। देखिए, ग्वाडेलूप, इचाली, ठीक। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश में क्या कहते हैं, मिलिया। मैक्सिको, देखिए मौ से मैक्सिको और मौ से मिलिया। मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देश में क्या कहते हैं, मिलिया कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको। क्या कहेंगे, कोनुको। रोका, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। क्या कहते हैं ब्राज़ील में, रोका। मेरे साथ बोलिए, ब्राज़ील में रोका। युगांडा, जम्बिया तथा जिम्बाब्वे, इन तीनों जगह पे जो स्थानांतरण कृषि होता है उसको
चेतेमिनी कहते हैं, क्या कहते हैं, चेतेमिनी। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में चेतेमिनी। फिलीपींस में कैंगिन, फिलीपींस कैंगिन। म्यांमार यानी वर्मा में तुंग्या, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे म्यांमार थोड़ा सा तुंग्या, म्यांमार तुंग्या कहते हैं। श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। उसके बाद जावा तथा मलेशिया, जावा तथा मलेशिया में क्या कहेंगे, लेदांग, क्या कहते हैं, लेदांग कहते हैं। जावा तथा मलेशिया में लेदांग कहते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड में तमराई, थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, तमराई। जावा तथा इंडोनेशिया में हुमा कहते हैं, क्या कहते हैं, जावा और इंडोनेशिया में हुमा। तो अब देखिए ये हम विश्व का देखें, अब आप देखेंगे भारत, भारत का जो विभिन्न भाग है, भागों में स्थानांतरण कृषि को अलग अलग निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो देखिए जो उत्तरी पूर्वी भारत है, ये उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहते हैं। आप जानते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहते हैं। बुंदेलखंड संभाग जो मध्य प्रदेश में है, उस वहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि होता है उसको वेवार तथा डहियार कहते हैं, क्या कहते हैं, वेवार तथा डहियार, बुंदेलखंड संभाग में। बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, तो वहाँ पे दीपा कहते हैं, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला यानी छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, क्या कहते हैं, दीपा। दक्षिणी भारतीय राज्य में, दक्षिणी भारतीय राज्य में जो स्थानांतरित कृषि होता है उसका नाम जारा तथा इरक्का है। तो देखिए उत्तरी पूर्वी में झूम है और दक्षिणी भारतीय राज्य में जारा तथा इरक्का है, क्या है, जारा तथा इरक्का। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, बत्रा। आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, पोडू। केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, जो केरल में पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे हम स्थानांतरण कृषि को क्या कहेंगे, किस नाम से कहते हैं, कुमारी कहते हैं, केरल कुमारी, है ना, कौसे केरल कौसे कुमारी, याद रखिएगा। उड़ीसा में कमान या विंगा, उड़ीसा में कमान या विंगा कहते हैं, तथा धावी भी कहते हैं। उड़ीसा में जो स्थानांतरण कृषि होता है उसका 3 नाम है, कमान, विंगा तथा धावी। तो विश्व में कृषि के विशेष प्रकार देखेंगे। विश्व में कृषि की जो वर्तमान कृषि व्यवस्था में बड़े पैमाने की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले विटीकल्चर, ओके। तो विटीकल्चर किसको कहते हैं, आप जानते हैं इससे बहुत क्वेश्चन रहता है, हर एग्ज़ाम में रहता है। आप टेट ले लो, एसटेट एग्ज़ाम जो विभिन्न स्टेट का होता है, स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, एंड टेट, कोई भी टेट हो, इवन दैट सीटेट में भी इससे क्वेश्चंस था, पिछले साल भी इससे क्वेश्चन रहता है सीटेट में। और एंड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी टीचिंग पर्पस के लिए, इवन नॉट ओनली टीचिंग एग्ज़ाम बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको जरूर पूरा देखिए। विटीकल्चर, तो देखिए अंगूरों की व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन होता है व्यापारिक स्तर पर अंगूर का, उसको हम विटीकल्चर कहेंगे। पीसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर किसको कहेंगे, पीसी या एक्वाकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को हम पिशीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, देखिए रेशम उत्पादन की क्रिया में शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है, तो उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर क्या है, देखिए व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, फलों के उत्पादन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ओलिविकल्चर, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि को हम ओलिविकल्चर कहते हैं, ठीक है। आर आर आर्बरिकल्चर, आर्बरिकल्चर क्या होगा, विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है, उसको हम क्या कहेंगे, आर्विकल्चर कहेंगे, है ना। एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी यानी मौन पालन को हम क्या कहेंगे, एपीकल्चर, यानी व्यापारिक स्तर पर हम जब उसको पालन कर रहे हैं तब। ऐसे अगर आप नॉर्मली कर रहे हो अपने घर पे लगा लिए खाने के लिए तो वो एपीकल्चर में नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, तो देखिए व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो क्रिया होती है उसको हम सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेजी कल्चर, तो वेजी कल्चर किसको कहेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आरंभ में मानव द्वारा जो प्रारंभिक आदिम कृषि की गई थी उसको हम वेजी कल्चर कहते हैं। ये आप बहुत कम सुने होंगे,
ठीक है। तो आई थिंक सारे टॉपिक को ही करना चाहिए। देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो सबसे पहले मानव द्वारा प्रारंभ में जो आदिम कृषि की गई थी, सबसे पहले उसको हम वेजी कल्चर कहते हैं। नेमरी कल्चर, ठीक है, नेमरी कल्चर किसको कहिए? आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंद मूल संग्रह किया जाता है, यानी जो आदि मानव थे, ठीक है, वो जो फल का संग्रह करते थे, कंद मूल ये सब संग्रह करके खाते थे, उसको हम नेमरी कल्चर कहते हैं, नेमरी कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर, जमीन पर फैलाने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि, जमीन पर फैलने वाली जो सब्जी होती है, नहीं आप लगा दिया और वो धीरे पूरा फैल जाता है धीरे धीरे जमीन पे, तो उसको हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। लाइक तरबूज हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, जमीन पे ही होता है, तो ओलेरी कल्चर में आता है। मेरी कल्चर देखते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों, ठीक है, समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मैरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हॉर्सी कल्चर, व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का जो पालन होता है, ठीक है, घोड़ों और खच्चरों का, तो उसको हम हॉर्सी कल्चर कहते हैं। देखिए ऐसे भी हॉर्स होता है, घोड़ा को इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं। हॉर्सी कल्चर से आप समझ जाना, घोड़ा और खच्चरों का पालन को हम बोलेंगे। वर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, जो केचुआ पालन आप जानते हैं किसान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है केचुआ, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो उसको वर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है, इसलिए कृषि उत्पादन के लिए है। मॉरी कल्चर, तो मॉरी कल्चर क्या है? रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि जो की जाती है उसको मॉरी कल्चर कहते हैं। और एरीपोनिक, एरीपोनिक क्या है? पौधों को हवा में उगाना, जो पौधों को जो हवा में उगाते हैं उसको हम एरीपोनिक कहते हैं। बिल्कुल सही, आपने अब देखा है या नहीं पता नहीं, बट पौधों को हवा में भी उगाया जाता है, उसको हम एरीपोनिक कहते हैं। और पोमोलॉजी, फल विज्ञान को हम पोमोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कृषि विधि और तकनीक, ठीक है, किस विधि से, कौन कौन सी विधि है और किस किस तकनीक से कृषि की जाती है। तो बहुत बार विधि भी पूछ लेता है, और इवन दैट सीटेट के एग्ज़ाम में जो है कृषि विधि से क्वेश्चन किया गया था। एस्टेट जो सोशल साइंस है उसमें क्वेश्चन था। तो देखिए परती छोड़ना, लगातार खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है, अतः भूमि को समय समय पर कुछ अवधि या सामान्यतः 3 से 4 वर्षों के लिए खाली या परती छोड़ दिया जाता है, ताकि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरता को पुनः प्राप्त कर सके, तो हम उसको परती छोड़ना कहेंगे। ये भी एक तकनीक है, ठीक है, अगर कोई किसान छोड़ दे रहा है तो वो एक तकनीक है, ठीक। चक्रीय कृषि, चक्रीय कृषि देखिए क्या है? किसी कृषि भूमि में परती की अवधि कम करने या परती छोड़ने से बचने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए कि हमको परती छोड़ने से नुकसान तो होता ही है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उगाई जाती है, ताकि खेतों की उर्वरता अधिक समय तक बनी रहे और किसी भी पोषक तत्व की अत्यधिक कमी ना हो सके। चक्रीय कृषि की सबसे सामान्य जो फलीदार पौधे होते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, उसको हम चक्रीकरण में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो तीसरा है मिश्रित शयन। मिश्रित शयन क्या है? इस विधि में किसी कृषि यानी मिश्रित शयन विधि में किसी कृषि भूमि में कई फसलों को मिश्रित करके इस प्रकार लगाया जाता है कि कुछ फसलों द्वारा मिट्टी के लिए एक पोषक तत्वों की भरपाई कुछ हद तक दूसरी फसलों द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार की कृषि में जल्दी पकने वाले फसलें पहले काट ली जाती है। मिश्रित कृषि में किसान उत्पादन तथा मूल्य की अनिश्चितता से काफ़ी हद तक बच जाते हैं, ठीक है। इस कृषि में विभिन्न फसलों का अनुपात स्थानीय आवश्यकताएं तथा फसल उत्पादन के तरीकों के अनुसार बदलता रहता है, ठीक। द्विफसल कृषि, देखिए नाम से पता चल रहा है कि एक वर्ष में क्या होगा, यहाँ पे चक्रीय विधि से 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों में होता है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो और वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। 2 फसली कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना होता है, इसलिए सामान्यतः दूसरी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली होती है, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन की भरपाई हो सके। बहुफसली कृषि, देखिए जैसे नाम से पता चला बहुफसली है, तो कम समय में तैयार होने वाले फसलों के आगमन तथा जल प्रबंधन की बेहतर तकनीक के कारण अब साल में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ना, अगर जल उपलब्ध है तो, जिसे बहुफसली कृषि कहते हैं। इस कृषि विकास के साथ साथ किसान अब चक्रीय बहुफसली कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। रिले कृषि देखिए क्या है? जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है, तो ऐसी कृषि को हम रिले कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिले कृषि। तो अब देखिए कृषि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण
अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो जो कौन कौन सी संस्था है, तो ऐसे पूछ लेता है कि कहाँ पे है ये संस्था। ये कृषि की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO कहते हैं, क्या कहते हैं, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये कहाँ है FAO? रोम यानी इटली में है, इटली के रोम में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है वो फिलीपींस के मनीला में है। इससे भी क्वेश्चन किया गया है। एंड उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान जो है ये लागोस नाइजीरिया के लाओस में है। कहाँ है? नाइजीरिया के लाओस। अब देखिए, जब हम कृषि का बात करते हैं तो हरित क्रांति, आप जानते हैं कि हरित क्रांति से क्वेश्चन रहता है। ये तो कृषि में जो है हरित क्रांति का तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं कृषि को जो है अगर उन्नत करने में हरित क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति तो क्या है? कृषि उत्पादन को हम क्या बोलेंगे? हरित क्रांति है ना। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन को हम कृषि उत्पादन के लिए बोलते हैं। श्वेत क्रांति हुआ था, व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं इसको, ये किस क्षेत्र में हुआ था? उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में हुआ था। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मत्स्य उत्पादन में हुआ। गुलाबी क्रांति, सॉरी फ्रेंड्स, गुलाबी क्रांति जिसको बोलते हैं पिंक रिवोल्यूशन, झींगा मछली के उत्पादन में। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, सूर्यमुखी वो अन्य तिलहनों का उत्पादन में जो है हुआ था। नेक्स्ट देखिए, लाल क्रांति है। लाल क्रांति जो हो जाएगा ये मांस और टमाटर उत्पादन में होता है। किसमें होता है? मांस और टमाटर। गोल क्रांति जिसको राउंड रिवोल्यूशन बोलते हैं, आलू गोल होता है, सो आलू से गोल क्रांति आप याद रखना। रजत क्रांति जिसको सिल्वर रिवोल्यूशन बोलते हैं, अंडा उत्पादन में रजत। एंड सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति, फल। सुनहरी क्या होगा? फल। गोल्डन रिवोल्यूशन का फल उत्पादन या बागवानी हो जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, यानी नवीन कृषि नीति में जो निर्धारित जो है उसको हम इंद्रधनुष क्रांति कहेंगे। रेनबो रिवोल्यूशन कहते हैं, इसमें कृषि संबंधी जो समग्र क्रांति हुई है। भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवोल्यूशन, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को हम भूरी क्रांति कहेंगे। कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु नदियों को जोड़ने की योजना इसमें है, ठीक है। खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु जो होगा वो कृष्ण क्रांति होगा। और अमृत क्रांति में आ जाएगा नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो अमृत क्रांति। जानते हैं कि हम लोग जो है गंगा को अमृत के समान शुद्ध मानते, तो नदी हो जाएगा, आप अमृत से याद रखना। संपर्क क्रांति, लंबा दूरी का रेल संपर्क स्थापित करना जो है संपर्क क्रांति में आएगा। सदाबहार हरित क्रांति, ये कृषि उत्पादन को दोगुना करने या टिकाऊ कृषि, ठीक है। ये सदाबहार हरित क्रांति को ही हम द्वितीय हरित क्रांति भी बोलते हैं। अब देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, खत्म हो ही गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्पतियों का वर्गीकरण, है ना। इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको पूछेगा ट्रोपोफाइट जो है किसको कहते हैं? तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वन तथा घास वाली वनस्पति को हम ट्रोपोफाइट कहेंगे। जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पति को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइग्रो। एंड उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में जो पाया जाता है उसको जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेसोफाइट किसको कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय टेगा वनस्पति को मेसोफाइट कहेंगे। क्रायोफाइट किसको कहेंगे? शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति या लाइकेन, काई, ये सब क्रायोफाइट में आएगा। कायोफाइट। हेलोफाइट किसको कहेंगे? नमकीन मिट्टी वनस्पति जैसे मैंग्रोव जो है वो हेलोफाइट में आएगा। लिथोफाइट जो कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होता है उसको हम लिथोफाइट कहते हैं। एंड पायरोफाइट, ये अग्नि प्रतिरोधक वनस्पति होता है जिससे सवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ये इसको हम पायरोफाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा एंड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इसको 1-2 बार आप
सुनिए तो आपको एक दो बार सुनने से याद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।